think I'm in the bathroom looking at me, facing the mirror. स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास और उसमें भी प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम कवर करेंगे प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोत क्या हैं। हम ऐसे 20 प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में छाए रहते हैं। इसके बाद अन्य संभावित प्रश्नों की उम्मीद लगाते हुए 200 प्रश्नों का ऐसा संकलन करेंगे जिस पर अभ्यास कर सकें और अपने प्रश्नों की संख्याओं को बढ़ा सकें, ताकि विभिन्न होने वाले कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कर सकें। सबसे पहला बिंदु है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो वर्तमान समय में उपलब्ध है। ऋग्वेद की कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र होते हैं। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूत्र भी हैं, परंतु देवी देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों की प्रधानता है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। यह सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। इसमें इंद्र, अग्नि, वरुण, रुद्र, मरुत, सवित्रु, सूर्य और 2 अश्विनी देवताओं की स्तुति है। 10 अध्याय, 1028 सूक्त और 11,000 मंत्र हैं। इसमें लगभग 125 औषधियों के बारे में बताया गया है जो 107 स्थानों पर पाई जाती हैं। वेदों पर आधारित जो दूसरा प्रश्न सबसे अधिक पाया जाता है वह है सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो वो है हमारा अथर्ववेद। इसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड चर्चा की गई है। यह वेद विभिन्न अनुष्ठानों को विस्तार से वर्णन करता है। इसमें 750 के लगभग यानी कि 730 भजन है और 6000 मंत्र यहाँ पर उपलब्ध हैं, जबकि 20 खंड भी इसमें पाए जाते हैं। अथर्ववेद में ऋग्वेद और सामवेद के मंत्र भी मिलाए गए हुए हैं, यानी कि इसमें दोनों का समावेशन होता है। जादू से संबंधित, तंत्र मंत्र संबंधित, राक्षस, पिशाच, भयानक शक्तियाँ, इनसे संबंधित यह वेद हुआ करता है अथर्ववेद। इसमें विभिन्न टोने टुटके का भी वर्णन किया जाता है। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वेदों से संबंधित वह है यजुर्वेद। गद्य और पद्य दोनों वेदों में पाया जाता है। अर्थात प्रश्न कुछ इस प्रकार होता है, वह कौन सा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इतिहास की मान्यताओं के अनुसार 1400 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में यजुर्वेद लिखा गया था, जिसमें यज शब्द का अर्थ समर्पण होता है। इसे यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद से ही आपको पता चलता है कि बलि के लिए कौन सा समय उचित है, किन मंत्रों का पाठ किया जाता है। यजुर्वेद विभिन्न यज्ञों के विधि विधानों के नियमों और संकेतों को बताता है। और अंत में एक बार पुनः दोहरा दें कि यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा जाता है। जिस चौथे प्रश्न को हम चर्चा करने जा रहे हैं वह प्रश्न है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं, तो सही उत्तर है इसका सामवेद। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75 ही मूल हैं। इसके अलावा शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। इन ऋचाओं का सोम यज्ञ में विशेष महत्व है। संगीत शास्त्र में सामवेद का विशेष ही महत्व है। इसमें सविता, अग्नि और इंद्रदेवों का जिक्र किया गया है। इस वेद के अधिकांश श्लोक ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस वेद के अधिकांश श्लोक ऋग्वेद से लिए ही गए हैं। साथ ही साथ इसमें कुल 1857 श्लोक होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें प्रश्न की ओर, जो है पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो सही उत्तर है आपका मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण के बारे में विस्तृत जानकारी आपके स्क्रीन पर दाएं हाथ पर आपको दिख रही होगी, जिसका मैं संक्षेप में आपको वर्णन करता हूँ। ये पुराण भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के ऊपर आधारित है कि भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार के चलते किस प्रकार के क्रियाकलाप किए थे, किस प्रकार के चमत्कार किए थे। अभी तक इस वीडियो में परीक्षाओं में सर्वाधिक बार पूछे जाने वाले इन 5 मूल प्रश्नों के बारे में हमने पढ़ा। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और मत्स्य पुराण से संबंधित थे ये प्रश्न। आइए अब इन मूल प्रश्नों के बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों की जो इन्हीं से संबंधित हैं और अक्सर आते रहते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। सबसे पहले, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी होती है? तो वह होती है 1028 सूक्त। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये संख्या है 10,580 मंत्र। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को। गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है? ऋग्वेद के 3रे मंडल से। ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 1500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? तो वह होता है आपका 10वां मंडल। इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न रखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है।
प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सही जवाब है आपका सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? तो यह है आपकी सिंधु नदी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा? कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। सही जवाब है इंद्र। ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? सही जवाब है आपका पहला एवं 10वां। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो एक बार हुआ है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो यह संख्या 3 है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सही आपका आंसर है सामवेद, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना गया है? तो इसका सही जवाब है जैमिनी। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? सही जवाब है यजुर्वेद। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तो वह है आपका अथर्ववेद। वेदांगों और स्मृतियों की संख्या कितनी है? तो यह है 6। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों का रचयिता किन्हें माना गया है? तो सही जवाब है आपका लोमहर्षक एवं उनके पुत्र। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यह प्रश्न। सबसे अधिक प्राचीन एवं प्रमाणित ग्रंथ कौन सा है? तो वह आपका मत्स्य पुराण होता है। मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? सही जवाब है सातवाहन वंश। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो वह है 1549। यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? वह है 1990। और उपनिषदों की कुल कितनी संख्या है? वह है 108। प्रामाणिक उपनिषद हमारे कितने हैं? तो इसका सही जवाब है 13। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? वह है मुंडकोपनिषद। काफी पॉपुलर रहता है यह प्रश्न। अथर्ववेद के मंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो वह संख्या है 20। अथर्ववेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो यह संख्या है 731। और अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो वह है 5839। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट से क्वेश्चंस की ओर। बिल्कुल ध्यान से आप इन प्रश्नों को याद करते रहिए। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित स्मृति कौन सी मानी जाती है? तो वह स्मृति है मनुस्मृति। मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? तो सही जवाब है शुंग वंश के समय में। कुछ आवश्यक जानकारी एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। वेदों की संख्या 4 है, वेदांग 6 हैं, पुराण 18 हैं और हमारे महापुराणों की संख्या 2 है। उपनिषद जिनकी संख्या 108 है उनके बारे में जान लेते हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत कहने का कारण ये है क्योंकि ये वैदिक साहित्य के बिल्कुल अंतिम भाग में लिखे गए हैं। इसमें प्रायः आध्यात्मिक और दार्शनिक बातों की चर्चा की गई है। साथ ही इसमें विभिन्न ज्ञानी लोगों के द्वारा जो पुरातन काल में रहे हैं उनकी बातें शामिल की गई हैं। वेदों को एक बार और विस्तार में जान लेते हैं। ऋग्वेद जिसका कार्य है देव स्तुति करना, यजुर्वेद यज्ञ कराना, सामवेद ऋचाओं का गायन करने वाला वेद है और अथर्ववेद यज्ञों के बारे में पूर्ण जानकारी देता है। उपवेद जिनकी संख्या 4 है, धनुर्वेद, शिल्पवेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद। निश्चित तौर पर यह जानकारी आपके बहुत कार्य की रही होगी। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। अपना प्रैक्टिस का समय अब शुरू होता है जिसमें कुछ प्रश्न रहेंगे। आपके सामने प्रश्न आएगा इन्हीं टॉपिक्स पर जिन पर हमने अभी पढ़ा हुआ है और इन प्रश्न के हम जवाब देने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, आपका पहला प्रश्न है, ऋग्वेद की रचना निम्न में से किस काल में हुई थी? पहला ऑप्शन है मध्यकाल, पाषाण काल, बौद्ध काल या वैदिक काल। उम्मीद करते होंगे आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। सही जवाब है वैदिक काल। आपको याद रखने का तरीका ये ध्यान रखना है, जब भी कोई प्रश्न वेदों से संबंधित है तो समझने का प्रयास करेंगे कि वह निश्चित तौर पर वैदिक काल का ही होगा। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो है सर्वाधिक प्राचीन और सर्वप्रथम वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारा मुख्य प्रश्न भी यही था, आपको याद होगा आरंभ में। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने सोच लिया होगा। इन चारों में से सही वेद है ऋग्वेद। आपका सही जवाब है। आप अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर रख सकते हैं जिस पर आप देखते रहिए कि आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? 1008, 1018, 1028 या 1038। उम्मीद करते हैं आपने सही जवाब सोच लिया होगा और सही जवाब है 1028, जिसकी चर्चा मैंने आपको विस्तार पूर्वक पहले ही कर दी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्न में से किसकी राजनीतिक प्रणाली वह इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? अर्थात ऋग्वेद से आपको किसके राजनीतिक प्रणाली का इतिहास पता चलता है? ऑप्शन है आपके आर्य, हड़प्पन, आदि मनुष्य या फिर मौर्य वंशज।
सही जवाब है आपका आर्यों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वेद मंत्रों के समूहों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प हैं ऋचा, सूक्त, शब्द या अर्थव। सही जवाब है आपका सूक्त। अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? 10,462, 9,832, 11,301 या 21,001। सही जवाब है 10,462। आपका 7वां प्रश्न है, किस मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल नाम से जाना जाता है? 11वें मंडल की, 8वें मंडल की, 9वें मंडल की या 7वें मंडल की? सही जवाब है 8वें मंडल की। प्रश्न है, समाज के 4 वर्णों की कल्पना ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्णित है? 8वें, 9वें, 10वें या 11वें? सही जवाब है आपका 10वें मंडल में। आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने 9वें प्रश्न की ओर। आपका 9वां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? 100, 150, 200 या फिर 250? इसी क्रम में आपका जो 10वां प्रश्न है, ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को निम्नलिखित में से क्या कह के संबोधित किया जाता है? आर्य, विभूति, भूषण या होद। उम्मीद करते हैं आपने इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर सोच लिए होंगे। चलिए मिलान करिए इन प्रश्नों का। 9वें प्रश्न का, अर्थात ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाओं की रचना 200 सही उत्तर है, यानी आपका ऑप्शन सी। ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषियों को उस समय क्या कहकर संबोधित किया जाता था? इसका सही जवाब है आपका होत्र। जिन भी विद्यार्थियों ने इन प्रश्नों को, अभ्यास प्रश्नों को ईमानदारी से अपने रफ्कारे या कहीं पर किया हुआ था, अपने अंक निश्चित तौर पर कमेंट में ज़रूर मेंशन कराएं। आइए अब बढ़ते हैं इसी क्रम में हमारे अन्य प्रश्नों की ओर। अभ्यास के बाद एक बार पुनः हम प्रैक्टिस करेंगे अन्य प्रश्नों की। प्राचीन भारत के जिन मूल प्रश्नों को अभी तक हमने पढ़ा हुआ था, ये प्रश्न प्रायः वेदों और पुराणों से संबंधित थे। इसके अलावा भी कुछ अन्य भी ऐसे साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास का पता चलता है। तो आइए इन पर संबंधित प्रश्नों को हम पढ़ते हैं और इनकी जानकारी लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, ये बिंदु है, जातक में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है। 2 इसमें इंपॉर्टेंट शब्द हैं, एक तो जातक जो कि ग्रंथ का नाम है, और दूसरा जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन किया गया है। कई बार यह प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आता रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसका बिंदु है, जैन धर्म का पुरातन इतिहास कल्पसूत्र है। यहाँ पर भी आपके 2 ही प्रमुख शब्द हैं, एक तो जैन धर्म का और दूसरा ये इतिहास मिलता है हमको कल्पसूत्र नाम के ग्रंथ से। तो ये 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनसे ही बदल बदल कर प्रश्न को बनाया जाता है। अगला प्रश्न से संबंधित हमारा जो बिंदु है वह है, चाणक्य के अर्थशास्त्र से मौर्य काल का इतिहास मिलता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इंपॉर्टेंट शब्द हैं, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, और इससे जो हमें इतिहास पता चलता है वह इतिहास मौर्य काल का इतिहास है। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि है, कल्हड़ की राजतरंगिणी से जम्मू कश्मीर का इतिहास प्राप्त होता है। तो जम्मू कश्मीर जो हमारा एक देश का अभिन्न भाग है, उसके इतिहास की अधिक से अधिक जानकारियाँ हमें राजतरंगिणी नामक पुस्तक से मिलती हैं, जिस पुस्तक को कल्हड़ नामक एक लेखक रहे हैं, उन्होंने लिखा हुआ था। तो कल्हड़, राजतरंगिणी और जम्मू कश्मीर यहाँ पर तीनों मुख्य शब्द थे। अगला प्रश्न का जो बिंदु है वह है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी से मौर्य काल और इससे पहले का इतिहास हमें दिया है। अर्थात पाणिनि नामक लेखक महान ज्ञानी रहे हैं, आप इनके बारे में जानते ही होंगे। इन्होंने अष्टाध्यायी नामक एक पुस्तक लिखी थी, जो हमारा मूल शब्द है। और इससे जो तीसरा प्रश्न बनता है कि हमें जानकारी कहाँ की मिलती है, तो वह मौर्य काल और मौर्य काल से पहले दोनों की। अगला मूल प्रश्न है आपका, पतंजलि जो कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, उनके लेखन कार्य से हमें शुंग वंश का इतिहास प्राप्त चलता है। 3 इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ भी हैं, पतंजलि जो कि लेखक थे, पुष्यमित्र शुंग के ये पुरोहित थे, और इनसे शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस के राजदूत थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के समय इंडिका लिखी थी, जिससे मौर्य काल के इतिहास का पता चलता है। तीनों मूल शब्द आपके, मेगास्थनीज लेखक थे, सेल्यूकस के राजदूत थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, और हमें इससे जो इतिहास प्राप्त होता है, 5वां प्रश्न वह है मौर्य काल का।
आपका अगला जो बिंदु है वह है फायान, जो कि एक विदेशी यात्री थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे और उनके लेखन कार्य से हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है, अर्थात लेखक फायान थे। दूसरा प्रश्न इससे बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर थे। तीसरा प्रश्न बनता है कि हमें गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए बढ़ते हैं अंतिम अगले प्रश्न की ओर। ह्वेनसांग ये भी एक विदेशी यात्री थे जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। उसके लेखन कार्य से गौतम बुद्ध और कन्नौज की जानकारी प्राप्त होती है। 2-3 इसके जो प्रश्न हैं, ह्वेनसांग लेखक थे, हर्षवर्धन के समय आए थे और इनसे जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं वो है गौतम बुद्ध, और स्थान है कन्नौज की विशेष जानकारी इससे प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है हमारा जिसका उत्तर है अलबरूनी मोहम्मद महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने तहरीक हिंद नामक पुस्तक लिखी थी और उस समय से राजपूतों का इतिहास पता चलता है। इससे जो प्रश्न बनते हैं वह हैं आपके अलबरूनी लेखक था, गजनवी के साथ भारत आया था, तहरीक हिंद नाम की उसने पुस्तक लिखी थी और इससे इतिहास किसका पता चलता है, तो इसका जवाब है राजपूतों का। 10 आउट ऑफ 8 बहुत अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो सही जवाब है हेरोडोटस। किसी किसी पुस्तक में आपको हेरोडोटस भी लिखा मिल सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम्स में हमारे आया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। टॉलमी ने भारत का भूगोल लिखा। एक बार पुनः बहुत अधिक इंपॉर्टेंट, 10 आउट ऑफ 8 मान सकते हैं इसको। अक्सर एग्जाम्स में आता है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक, ध्यान रखिए यहाँ पे भारत का भूगोल उन्होंने नहीं लिखा है, भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक है जिसको टॉलमी नामक एक महान भूगोलविद रहे हैं उन्होंने लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये प्रश्न। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक और दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखा है। तो आप दिल्ली सल्तनत, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा प्राचीन इतिहास में, दिल्ली सल्तनत के बारे में अधिकांश जानकारियाँ जो प्राप्त हुई वो रेहला नामक पुस्तक से हुई हैं। और इसमें एक अन्य प्रश्न बनता है कि रेहला पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो इब्न बतूता थे। किसके समय दरबार में थे, याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में थे। अगला प्रश्न है आपका, मार्को पोलो ने पांड्य देशों के बारे में लिखा है। तो मार्को पोलो एक राइटर रहे हैं, ये भी एक विदेश यात्री थे जिन्होंने पांड्य देश, जो प्रायः दक्षिण भारत में या दक्षिण मध्य भारत में इनका अधिकार रहा है, उसके बारे में जानकारियाँ जो प्राप्त होती हैं वो मार्को पोलो की पुस्तक से प्राप्त होती हैं। मार्को पोलो एक राइटर थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। समुद्रगुप्त के बीड़ा बजाते हुए चित्र सिक्कों पर पाए गए हैं, जिससे उसके संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। कई प्रश्न इसमें शामिल रहते हैं। किसके बीड़ा बजाते हुए चित्र प्राप्त हुए हैं, तो वो हैं आपके समुद्रगुप्त। सिक्के पाए गए थे जिन पर उनके चित्र प्राप्त हुए थे, ये जिससे पता चलता है कि वे महान संगीत प्रेमी। वीडियो को बहुत अधिक लंबा ना करते हुए यहीं पर इस वीडियो में हम विश्राम लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम इन साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ही आगे बढ़ते हुए ये बताएंगे कि हड़प्पा काल, वैदिक काल या इसके फर्दर की अन्य जानकारियाँ जो भी प्राचीन भारत से संबंधित हैं, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आप जानते हैं प्राचीन भारत में कई अधिक टॉपिक हैं, किंतु उनको बहुत अधिक जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ टुकड़ों में समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन पूरा प्रयास करेंगे विभिन्न शिक्षण विधियों की मदद से बहुत ही अधिक स्ट्रॉन्ग कर सकें, जीरो से हीरो बन सकें।